नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। 7 राज्यों की 13 विधानसभा उपचुनाव सीट के नतीजों में इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हुई है। 13 सीटों में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 2 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी जीती है, जिसमें पहले 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। हिंदी बेल्ट उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस की शानदार जीत हुई है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में 3 सीटों में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस जीती है। पंजाब में 1 सीट पर आप और तमिलनाडु की में 1 सीट पर टीएमसी और डीएमके जीती है। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। दूसरी तरफ अब यूपी में कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जो बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा होगी। इसको लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। बैठकों का दौर जारी है, जिसमें नतीजों पर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि आने वाले यूपी के उपचुनाव में जो 10 सीटों पर होने वाले हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, इन नतीजों का उन पर क्या असर पड़ेगा। आज प्राइम एजेंडा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखा जाए कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के नतीजों के रिजल्ट्स आ गए हैं, जिसमें देखा जा रहा है 4 पर टीएमसी, 4 पर कांग्रेस, 2 पे बीजेपी जीती है, 1 पर डीएमके, 1 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत है। अब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस हैं 10 सीटों पर, जिसको लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। अखिलेश यादव अपनी बातें कर रहे हैं और देखा गया था लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो शानदार परफॉर्मेंस था, उसके बाद तमाम सवाल खड़े होने लगे थे। और फैसलाबाद अयोध्या सीट पर बाई इलेक्शन होना है, क्योंकि अवधेश पासी सांसद बन गए हैं और देखा जा रहा है कि वो सीट काफी हाईलाइट है। करेल सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद वो सीट खाली हुई है। तो इन सीटों पर सबकी नजर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का बहुत तगड़ा गढ़ है करेल, जिसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। अब सवाल इसका निकलकर सामने आता है कि बीजेपी जिस प्रकार से उम्मीद लगाकर बैठी थी कि बाई इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन वो नहीं दे पाई। आखिरकार कहां खामियां रह गईं? क्या बीजेपी की अब देश में लहर नहीं है? क्या विपक्ष बीजेपी के आगे मजबूत बनता जा रहा है? ये जो बढ़त बनती हुई नजर आई है इंडिया अलायंस की, विपक्ष की, उसकी क्या वजह है? जनता में क्या मैसेज जा रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए उत्तराखंड की अगर बात की जाए, 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत ले गई थी। लेकिन अभी कुछ दिन बाद जब बाई इलेक्शंस होते हैं हरिद्वार की मंगलौर सीट से और बद्रीनाथ सीट से, तो दोनों सीटों पर देखा जाए कि कांग्रेस की शानदार जीत हो जाती है। और आगे चलकर देखा जा रहा है कि हरिद्वार में नगर निगम के इलेक्शंस भी हैं। अगर टीएमसी की बात की जाए, हम लोग बंगाल की बात करते हैं, जो 4 सीटों पर टीएमसी जीती है, जिस पर पहले से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन उसमें से भारतीय जनता पार्टी अपनी एक भी सीट को बचा नहीं पाई। ये भी सवाल कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह रही? क्या उनके जनता के सामने जो देने का मैसेज था वो विफल रहा? जनता समझ नहीं पाई। तो नतीजों का क्या असर पड़ेगा, ये सवाल है। और तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे। लगातार देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हैं और देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बैठकों का दौर खाली ले रहे हैं। तमाम प्रश्न निकलकर सामने आ रहे हैं कि बीजेपी जो हारी थी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस दिया वो शॉकिंग था, जिसकी लोग उम्मीद लगाकर नहीं बैठे थे, और वो गढ़ छीन लिए बीजेपी से, जहां से उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही थी। फैजाबाद सीट से पूरे अयोध्या मॉडल को लेकर, जहां पर पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झंडा अपना बुलंद किया, वहां पर ही बीजेपी की पटकनी का सामना करना पड़ा। अयोध्या में जिस प्रकार से इवेंट किया गया था प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर, और बीजेपी उसको लेकर सबको भुनाने में जुटी थी, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति के आगे बीजेपी वहां भी परास्त हो गई। तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये बाई इलेक्शंस बहुत कुछ डिसाइड करेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन पर बहुत असर पड़ेगा। ये सारी बातें बहुत जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं और लगातार विमर्श किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है।
और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके रत्नाकर सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है रत्नाकर जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके अशोक तिवारी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वागत है अशोक जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील पासी साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। स्वागत है सुशील जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष वर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है आशुतोष जी आपका। चारों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले रत्नाकर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। रत्नाकर जी, बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया है सर, और इन बाई इलेक्शंस में देखा जाए 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के जो नतीजे आए हैं वो आपके लिए एक शुभ समाचार नहीं है। बीजेपी, अगर बात की जाए और सीटों की, अब जहां जहां बीजेपी पहले अपनी सीटों पर थी वही सीट बीजेपी नहीं बचा पाई सर। आगे चलकर उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है 10 सीटों पर। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रोएक्टिव हैं और जीतने के लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो ये जो नतीजे आप आज देखा जा रहा है कि 2 सीटों पर ही आप जीत पाए हैं, एक मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की सीट अमरवाड़ा पर जहां पर आप जीते हैं, और हमीरपुर जहां पर आप 2 जगह जीते हैं। क्या वजह रही आपकी? कहां पर खामियां रह गई आपकी? क्या रणनीति आपकी ऐसे ठीक नहीं बन पाई जो बाई इलेक्शन में आपकी ये दुर्गति देखने को मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जीत और हार जो है वो लगा रहता है। कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। लेकिन आपका ये समीक्षा करने से पहले मैं कल की भी समीक्षा कर लेना चाहता हूँ। जो रिजल्ट आए हैं महाराष्ट्र में विधान परिषद के जो चुनाव, एमएलसी का सर मैं डिस्कस करूंगा, एमएलसी का भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं एमएलसी इलेक्शन पे भी आऊंगा, पहले आप इस पे कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ उस पर। हाँ, तो उसी को मैं रिलेट करके आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। जो आपने देखा कि जिस तरह से कल महाराष्ट्र विधान परिषद का जो चुनाव के नतीजे आए, पूरे 11 सीटों में जो है 9 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार ने जीता। ये अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में जो अभी 3 महीने के बाद चुनाव महाराष्ट्र में है, उसमें हम किस मजबूती के साथ लड़ेंगे। रही बात दूसरी, जो आप कह रहे हैं, आपकी समीक्षा जो बता रही है कि हम कमजोर हुए हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं। अमूमन ये देखा जाता है कि जहां पर जिसकी सरकार होती है उसकी पार्टी वहां पर ज्यादातर जीतने के चांसेस होते हैं। और इन 13 सीटों में अगर आप देखना चाहेंगे, जो 7 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां पे 9 सीटें ऐसी हैं जो नॉन बीजेपी शासित राज्यों में वहां पे चुनाव हुए, और 4 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में चुनाव हुए हैं। जिसमें अगर मैं एक बिहार की भी बात करूं, जिसमें हमारा अलायंस जो पार्टनर है वो जेडीयू का, वो भी चुनाव लड़ा। तो मध्य प्रदेश में हमने छिंदवाड़ा जो लोकसभा क्षेत्र जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां पे हमने अपनी बेहतर जीत हासिल कर। बहुत, ये बिल्कुल तारीफ है। 14 साल से गढ़ था, उसमें सिंध लगाई, ये तारीफी वाली बात है आपकी। हम और दूसरी बात, हमने हिमाचल में जो इनकी वहां पे सरकार थी, वहां पे भी हमने 3 सीटों में से 1 सीट में जीत हासिल किया। और सिर्फ 1 महीना पहले ही लोकसभा में हमने विशाल जो है जीत दर्ज हासिल किया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं भी कमजोर नहीं हुई है। हाँ, जरूर मैं कहना चाहूंगा आपके इसी संदर्भ में एक चीज मैं जोड़ना जरूर चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो 2 सीटें हैं वो हमने हारी है, और हम उसकी समीक्षा जरूर करेंगे। लेकिन हमने हारा भी वो भी 400-500 वोट के अंतर से ही हारा है। तो इतनी बड़ी हमारी हार नहीं हुई है, लेकिन हार तो हार होती है, वो मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगा और उसकी समीक्षा भी करना चाहूंगा, और जो बहुत कम मार्जिन से हार हुई है। वही बात मैं अगर कर लेता हूँ बिहार की जेडीयू की, तो महज 1000 के अंदर भी जेडीयू का जो कैंडिडेट हारा है और आरजेडी का भी कैंडिडेट हारा है, वो तो तीसरे नंबर पर चला गया। तो कहीं ना कहीं अगर 13 सीटों का अगर पूरा जायजा लिया जाए तो 9 सीट जो है वो नॉन बीजेपी सरकार राज्यों में जो जिसकी सरकार है वहां पे लड़ाई हुई। 4 जो है हमारे शासित राज्यों में हुई, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, और हमने 2 सीट जीता। लेकिन हमको उत्तराखंड जीतना चाहिए था, वो हम हार स्वीकार करते हैं और इसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन सर मैं आपको बता दूं रत्नाकर जी, मैं दोनों सीटों का एनालिसिस कर रहा था, चाहे वो बद्रीनाथ सीट हो चाहे मंगलौर सीट हो हरिद्वार की। एनालिसिस किया गया था, वहां पर देखा जाए कि मुस्लिम कैंडिडेट्स मंगलौर सीट से ज्यादा थे, और 499 वहां पर देखा जा रहा है काजी निजामुद्दीन ले गए। ठीक है, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा बाद में। सवाल सर मेरा एक आपसे और है
कि जहां उम्मीद आपके जीतने की ज्यादा की जा रही थी पश्चिम बंगाल में, टीएमसी वहां पर 4 सीटें ले गई, क्योंकि सर जो 4 सीटों में से 3 सीटें पहले से ही आपके कब्जे में थीं, पहले ही आपका उन पर दबदबा था, पहले से आपके वहां कैंडिडेट्स जीत कर आ चुके थे। वो तीनों कैंडिडेट्स, आपकी तीनों सीटें टीएमसी ने आपसे छीन ली हैं सर। ठीक है, दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि मतलब कि आपकी रणनीतियां फेल नहीं, आपका क्या रहा, क्योंकि हर चीज करने के तरीके अलग होते हैं। आपकी एक बीजेपी के रमेश मिश्रा जी हैं, एमएलए हैं बीजेपी के, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है सर। अगर आपको शायद ना हो तो आपके हाथ में फोन होगा या आफ्टर डिबेट आप देख लेना जाकर कि वो क्या कह रहे हैं। ये हमारे शब्द नहीं, आपने कहा कि सर आप ये बोल रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं कि बीजेपी कमजोर हो रही है, कर रही है। उनके खुद का उनके शब्द हैं, ये वायरल हो रहा है, सभी लोग देख रहे हैं कि बीजेपी अच्छी स्थिति में नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व को यूपी बाई इलेक्शन में इंटरप्ट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, उनके ये शब्द हैं, और तभी ऐसा हो पाएगा। और नहीं तो 27 का भी आपसे 27 में भी सत्ता खिसक सकती है, उनका तो ये भी शब्द है। इसीलिए सवाल सर मैंने आपसे ये किया कि आखिरकार वजह क्या है, क्योंकि हमने जब एनालिसिस की थी लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की हार की उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सारे रीजंस निकल कर आए थे। भितरघात का रीजन निकल कर आया था, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में नाराजगी निकल कर सामने आई थी, धरातल पर काम ना करने के रीजन निकल कर आया था, बेरोजगारी निकल कर आई थी, बहुत सारे ऐसे रीजंस निकल कर सामने आए थे सर। रत्नाकर जी आपके 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न का मैं जवाब क्रमशः देना चाहता हूँ। देखिए, आपने जो कहा कि पश्चिम बंगाल में हम जीती हुई सीट हार गए, निश्चित रूप से हम जीती हुई 3 हमारी सीटें थी वहां पे। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति परिस्थिति देख लीजिए, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई। केंद्रीय एजेंसियां जब वहां पे जाती है तो उनके ऊपर हमला किया जाता है, वो स्वयं को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। हमारे वोटरों को प्रशासन की मदद से वहां पे वोट देने से रोका गया। मैं आपको इस चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे कहना चाहता हूं कि हमारे वोटरों को वोट देने से टीएमसी की सरकार ने रोका प्रशासन की मदद से। तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में, जो हमारे हार का प्रमुख कारण है। दूसरी चीज में आ जाता हूं, मैं रमेश मिश्रा के बयान पे आ जाता हूं। देखिए, जौनपुर में मैं लोकसभा चुनाव में जब कृपा शंकर सिंह वहां पे खड़े हुए थे, तो मैं जौनपुर में 10 दिनों तक मैं वहीं पे था, और रमेश मिश्रा से को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, और व्यक्तिगत रूप से मैं सरकार में मंत्री रह चुके हैं सर प्रीवियस वाली में। मैं उनके बारे में बता रहा हूं, मैं खुद मिला वहां पे, 10 दिन में जौनपुर में रहा, और वो हम लोग के साथ में ही थे। देखिए, कहने का मकसद होता है, अगर कोई संगठन का आदमी, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर हमारे संगठन के बारे में अगर कोई पॉजिटिव चीज कहता है, सुधार करने की बात करता है, तो निश्चित रूप से हम लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते और एक लोकतांत्रिक संगठन होने के नाते हम उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, और हम उस पर समीक्षा भी किए हैं, और आगे किस तरह से चुनाव जीता जाएगा, किस तरह से कार्यकर्ताओं को लेकर के, सबको एक साथ लेकर के चुनाव जीता जाएगा, इस पे काम भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी चीज जो है, जो उन्होंने अपने वक्तव्य को संगठन के अंदर न रख करके जो पब्लिकली इस तरह का मैसेज दिया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का संगठन इसको संज्ञान में लेगा और उनसे बातचीत करेगा। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं, आप अगर कोई नेता कहता है तो हम उसको सुनते हैं और उसके ऊपर कार्य भी करते हैं। हमारी लोकसभा चुनाव में हार हुई जो, उसके ऊपर समीक्षा हुआ। आपने देखा कि संघ प्रमुख जी है, वो भी जाकर के योगी जी से मिले और चर्चा भी हुई बकायदे, और आपने देखा कि किस तरह से मुख्य सचिव भी वहां पे बदले गए, और तमाम चीजें जो है वहां पे जो हमें करना चाहिए था, हम उसके लिए एक रणनीति तैयार करके हम कर भी रहे हैं। और आप देखिएगा, आने वाले जो 10 सीटों पे चुनाव है, जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, आप देखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने परफॉर्म किया है, परफॉर्म नहीं कहूंगा मैं उसको, जबरदस्ती छीना है। आपने एक शब्द बड़ा बढ़िया यूज किया था जब कि टीएमसी ने 4 सीटें छीन ली। हम छीनने में विश्वास नहीं करते हैं, हम जनता के दिलों में बैठकर, जनता जो हमारी जनार्दन है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर के जनता के द्वारा 10 के 10 सीट जीत कर आएंगे हम उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे, आप जीतने के बाद भी इसी चैनल पे बैठ करके मैं आपको वो पुख्ता करूंगा सारी चीज।
ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास। हमारे साथ जुड़े सुशील पासी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सुशील पासी साहब, देखा जाए आपके नतीजे काफी राहत देंगे, क्योंकि जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स निकलकर सामने आए, क्या वजह रही कांग्रेस की इतनी शानदार जीत हुई है जो बाई इलेक्शन में? सुशील पासी जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? ठीक है, हम फिर से संपर्क करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा, टेक्निकल इश्यू हो रहा है। सुशील पासी जी, आवाज मिल रही है सर? अशोक तिवारी जी सर, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी जी, अशोक, हाँ अशोक जी, देखा जाए आज बाई इलेक्शन का रिजल्ट निकल कर आया, आपके सहयोगियों की जीत हुई, आपको बधाई सर। और देखा जा रहा है कि आगे चलकर उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है और ये रिजल्ट्स बाई इलेक्शन पर बहुत असर डालेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव उस पर भी असर डालेंगे। अखिलेश यादव जब अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर बात कर रहे हैं और बीजेपी लगातार अपने बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी ने भी रणनीति बना ली भैया कि हमको 10 की 10 सीटें जीतनी है, किसी हालत में एक एक सीट पर 2-2 मंत्री उतार रखे हैं। कितना असर पड़ेगा, क्या कुछ कहेगा अशोक जी? जी जी सुनील जी, देखिए सुनील जी, आपने मेरे सवाल किया है। सबसे बड़ी बात है आज के परिदृश्य में, अगर आप देखेंगे, आप समझेंगे भी और देखेंगे भी, जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी रणनीति तैयार की, उस रणनीति के तहत जो जनता परेशान थी भाजपा सरकार में, आरक्षण का घोटाला किया जा रहा था, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही थी और किसान परेशान थे, तार हो गए थे, शहादत दिए थे किसान, लोन दिए गए थे सरकारी से। वो माहौल था देश का माहौल बहुत खराब था और जनता ने समझा, जनता ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर जी के नेतृत्व में विश्वास किया और विश्वास करके वोट दिया हमें, और उसका हालत यह हुआ कि भाजपा 240 पर रुक गई। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को एक मैसेज दिया कि अगर कोई गलत करेगा तो हम उसको उसकी सजा देंगे, और ये मैसेज गया हुआ है। ये मैं बार बार कई चैनलों बोल चुका हूँ, ये मैसेज स्प्रेड कर गया है इस समय पूरी ताकत से। आने वाले दिनों में लगातार भाजपा की हार होती रहेगी। पूरे देश में पीडीए जाग गया है, पीडीए समझ गया है कि हमारा भला भाजपा सरकार में नहीं होने वाला है। पीडीए में कौन है? सर्वजन समाज है। पीडीए में पिछड़ा दलित और संख्या तो ही, अगले भी हैं, आदिवासी भी हैं, आदि आबादी भी है। लेकिन अब वो डीपीए लेकर आ गए सर, आपके पीडीए का तोड़ निकाल लिया, डीपीए लेकर आ गए सर। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे ये, डीपीए लाए, सीपीए लाए, जो भी लाए, इनको जनता ने नकार दिया। जनता इनको फूटी आंख देखना नहीं चाहती है। जनता यानी कि दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़ा वर्ग, खासतौर से ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, वैश्य भी हैं, तमाम सर्वजन समाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है इसमें उत्तर प्रदेश का, जो कि स्प्रेड कर रहा है पूरे देश में। आज राष्ट्रीय शब्द बन गई माननीय शेखर जी की। आज उन्होंने जो कार्य किया है वो राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव हार रही भाजपा बुरी तरीके से, ये उत्तर प्रदेश की देन है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का करोड़ का है, उसी की देन है। उत्तराखंड बिहार गए, आज उत्तराखंड बिहार गए, आज हिमाचल में जो है बड़ी मुश्किल से एक सीट जीत पाए हैं। आज पूरा का पूरा महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव जीत गए सर, 11 में से 9 ले गए सर। पश्चिम बंगाल तक गया है। और जो आप 11 तो लोग की बात कर रहे हैं, वो तो इनका बर्बादी का शुरुआत है, बर्बादी की पहली सीढ़ी है। उस पिछले घमंड में आ जाएंगे और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार में जा रहे हैं, बुरी तरह से। कहीं एमएलसी चुनाव में सर 9 सीटें जीत गए सर, एमएलसी में 9 सीटें जीत गए वो। एमएलसी में सत्ता शासन का प्रभाव है, जोर शोर का प्रभाव है, पैसे रुपए का प्रभाव है, कौन नहीं जानता है? दुनिया जानती है इस चीज को। उसी मुगालते में रहे, उसी गलतफहमी में रहे और बुरी तरह से विधानसभा चुनाव हारे। मैं चाहता हूँ उसको बनाए, जश्न मनाए उसका, जश्न मनाए और जश्न मना करके बुरी तरह से हारे। जब जश्न मनाएंगे तो हारेंगे बुरी तरह से। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ था? उत्तर प्रदेश में भी जो है हमारे विधायकों ने उनको क्रॉस वोटिंग करी थी, और उत्तर प्रदेश में क्या हालत हुई इनकी? सवाल इस बात का, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर मेरी रात है। जबरदस्ती चुनाव जीत लोगे कहीं पर भी अगर, तो उसका फायदा आपको विधानसभा में मिलेगा, विधानसभा में हार होगा बुरी तरह से। सवाल इस बात का है, सुनील जी आप भी जानते हैं, बराबर चैनल पे आप डिबेट करते रहते हैं, समझते हैं सारी बात को। भाजपा के बुरे दिन आ गए हैं, भाजपा के खराब दिन आ गए हैं, भाजपा का कनेक्ट जनता से कट गया है।
जनता अब इसको फूटी हाथ दिखाई जाती है, इनको कटखनी दिखाई जाती है। 27 में पूरी तरह आएंगे। 10 के 10 उपचुनाव हम जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 के 10 उपचुनाव हम भारी मात्रा में जीतने जा रहे हैं और ये पूरी तरह आने जा रहे हैं। हम आपसे डिबेट करेंगे यहीं बैठ करके, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल आमंत्रित करेंगे। आशुतोष जी, मेरी आवाज मिल रही है? आशुतोष शर्मा, आशुतोष जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ सर। आज देखा गया कि 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए, जहां देखा जाए कि कांग्रेस ने बढ़त बनाई है और बीजेपी का थोड़ा सा ग्राफ इसमें डाउन हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो इन नतीजों को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इसके मायने लगाए जाए? क्योंकि आगे चलकर अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, वो बहुत कुछ डिसाइड करेंगे। 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, उससे पहले उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस हैं कुछ दिनों बाद। सर सुनील जी, बीजेपी के लिए चिंता के विषय है, इनको चिंतन मनन करना चाहिए, आपस में बैठ के बातचीत करें पार्टी के सदस्य। और जैसा कि हमने पिछले चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में भी देखा कि बीजेपी के नड्डा जी ने जो मोहन भागवत जी से कहा, उसका भी कार्यकर्ताओं को काफी प्रभाव है। और मैं समझता हूँ कि आपसी तालमेल अभी से ठीक नहीं बन पा रहा है, जिसका कि परिणाम है 13 में से 10 सीटें जो है दूसरी पार्टी जीत गई, 2 बीजेपी के हाथ लगी और 1 निर्दलीय सदस्य को मिली है। ये बड़ा चिंता का विषय बीजेपी पार्टी के लिए। अगर वो अपनी कुछ साख को बना के रखनी चाहती है तो यूपी की 10 विधानसभा सीटों में योगी जी तो अथक प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन सभी सदस्यों को मिलकर के इसमें अपना योगदान देना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ कहाँ कमी रही। मैं इस मामले में अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी का कहूंगा कि उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड, जिसकी की उम्मीद नहीं की जा रही थी, उस तरह से अपनी सीटें निकाल करके कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। और यहाँ हम यूपी में सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 60 से 62-65 सीट लेकर के आएगी, वो लगभग आधी सीटों में सिमट के रह गई और सपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन करा। लेकिन जहां तक सवाल है आने वाले चुनाव का, ये तो हो गए लोकसभा के चुनाव, अभी जो 13 सीटों के चुनाव हुए, जिसमें हमने देखा कि 10 सीटों के परिणाम विपक्ष पे गए और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी। जो रिटेनिंग इनकी 5 सीटें थी उसमें से भी 2 को बचा पाए, बाकी सीटें चली गई और एक निर्दलीय सदस्य जो बीजेपी सहयोगी था वो उसमें विजयी हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसको सोच समझ करके सीटों का चुनाव करना और कैंडिडेट का कौन कैंडिडेट यहाँ से सीट निकाल पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक पिछली दफा चुनाव में जैसा सुनने में आ रहा था कि योगी जी से इस विषय में संपर्क नहीं किया गया और सेंट्रल कमांड ने सीटों का एलोकेशन किया। तो न केवल उत्तर प्रदेश में योगी जी बहुत महत्वपूर्ण है, उनका विचार विमर्श करना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमांड कमेटी है उसको भी कैंडिडेट का आने वाले चुनाव के सोच समझ के सिलेक्शन करना चाहिए कि कौन कौन कैंडिडेट हैं जो विनिंग कैंडिडेट उसमें सीट निकाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जितनी को सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमने ये देखा कि जैसा आपकी बात 400 पार का जो नारा था वो लगभग आधे पे ही 240 पर ही सिमट करके रह गया और 400 के लक्ष्य से हम बहुत दूर रह गए भारतीय जनता पार्टी। इस समय 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी किस सीट पर किस कैंडिडेट को चुनाव कर रही है, ये अत्यंत आवश्यक है। और जो परिणाम आए हैं, हिमाचल में केवल 1 सीट निकाल पाई है, तो ये भी बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सोच विचार का विषय है कि किस तरह से हम कहाँ का फेलियर है, इस पर चिंतन मनन करना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, चिंतन और मंथन करना जरूरी और लगातार देखा जा रहा है बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ काफी कड़ा रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने 10, क्योंकि देखा जा रहा है बाई इलेक्शन है 10 सीटों पर और बीजेपी के लिए चुनाव जीतना नाक की लड़ाई है, अग्नि परीक्षा देखी जा रही है सर। क्योंकि लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस डाउन रहा, बीजेपी का ग्राफ डाउन हुआ और अगर देखा जाए बाई इलेक्शन में भी ग्राफ हुआ डाउन। अब ये बीजेपी के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव जिस प्रकार से अपने परफॉर्मेंस के बाद गदगद होंगे क्योंकि उनका इतिहास में पहली बार इतना अच्छा परफॉर्मेंस है और 10 जो विधानसभा सीटों की बाई इलेक्शन है उसमें भी अगर देखा जाए 2 सीटें करहल की बात की जाए समाजवादी पार्टी का गढ़ सैफ के पास पड़ती है और अवधेश पासी जो कि
फैजाबाद से चुनकर आए हैं, उन्होंने जो खाली हुए हैं अयोध्या से, ये 2 सीटें बहुत ही स्ट्रांग पड़ेंगी और जिसको लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है। आशुतोष जी, एक सवाल मेरा आपसे और निकलकर इसमें सामने आता है। बाई इलेक्शन में अलग मुद्दे होते हैं वोट करने के, लोकसभा में अलग मुद्दे होते हैं वोट करने के, विधानसभा में अलग मुद्दे हैं वोट करने के, जनता अलग अलग मुद्दों के आधार पर वोट करती है। सवाल सर मेरा आपसे ये है कि बीजेपी ने जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, हार के बाद एनालिसिस किया था, एनालिसिस में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई थी, भीतरगात निकलकर सामने आया था, इनका जनप्रतिनिधियों के साथ और अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं था। कई बार शिकायत मिली थी कि जनप्रतिनिधि जाते हैं, अधिकारी उनकी शिकायतों को सुनते नहीं हैं। भ्रष्टाचार की बात भी निकलकर सामने आई थी, दलित वोट बैंक इनसे नाराज हो गया। तो ये सारी बातें, क्या आपको लगता है कि बाई इलेक्शन से पहले ये सीएम योगी आदित्यनाथ हालांकि बहुत प्रोएक्टिव हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि अधिकारियों को बहुत टाइट कर रखा है उन्होंने, ये जनता के बीच में खोया हुआ जनाधार को वापस कर पाएंगे? सुनील जी, कैंडिडेट से जिनका चुनाव किया गया उनमें काफी एरोगेंस था। तो आज जब आप इस समय में चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का परिणाम तो देख लिया, लेकिन राज्यसभा के जो चुनाव है इसमें बड़ा सोच समझ के कैंडिडेट को बड़े विनम्रता पूर्वक जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता की समस्या को सुनना चाहिए, जनता को आश्वासन देना चाहिए। ना केवल आश्वासन तो सब नेता देते हैं, नेता की परिभाषा बताई ना, नेता होता है जो जनता के पास ना है वो नेता कहलाता है। तो जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनने के बाद वही नेता जो वोट मांगने आते हैं वो जनता को भूल जाते हैं कि उनको चुन करके लोकसभा में या राज्यसभा में भेजते हैं या विधानसभा में भेजते हैं। वो नेता जनता को हित को भूल जाते हैं कि वो किसका, उनका क्या दायित्व है जनता के प्रति। जनता के प्रति दायित्व को अगर भली भांति नेता निभा पाते हैं तो जनता का नेता में विश्वास पैदा होता है कि हाँ, हमने जिस नेता का चुनाव किया उसने हमारे हित की रक्षा की और हमारे हित में बहुत से कार्य करे। लेकिन जैसा कि चुनावों में देखा जा रहा है कि पिछली दफा 2014, 2019 के चुनाव दूसरे थे, 2024 के चुनाव जो है इसमें मुद्दे दूसरे हैं। जनता जो है, युवा वर्ग काफी परेशान है रोजगार के मामले में भी, और वो भी है कुछ लोगों की समस्या अपनी बेरोजगारी का मुद्दा हो गया सर, पेपर लीक का मुद्दा हो गया, पेपर लीक का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया। युवा वर्ग जो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक रोजगार की तलाश में, तो रोजगार आप नहीं पैदा कर पाए। जितना आपने जनता को आश्वासन दिया केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने दिया, वो उसमें जनता की अपेक्षा में पूरे नहीं खड़े उतरे। जनता पल पल, आज की तारीख में आप देखिए, एग्जैक्टली पब्लिक बहुत अपडेट रहती है, एंड्रॉइड हाथ में फोन है उनके, वो सब पल पल की खबर है, पल पल की देश के किस कोने में कहाँ पे क्या हो रहा है। हर बच्चे के पास एक स्मार्ट टेलीफोन है, उसको जगह दिल्ली में, भले ही भारत के कन्याकुमारी में, साउथ इंडिया में बैठा है या लद्दाख में बैठा है, उसको देश की पल पल की कोने कोने की खबर है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज सब्जियों की कीमतें देखी कहाँ से कहाँ आसमान छू रही है। बेरोजगारी है, युवा वर्ग अपने रोजगार की तलाश में रोजगार को नहीं कर पा रहा है। दिल्ली में बिजली की दर को देखिए, 785 यूनिट कर दी गई है, और वो भी पिछली डेट से कर दी गई है कि पीछे मई से शुरू रिकवरी की जाएगी। अगर मैं 100 रुपया कमा करके अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ, मैं पिछले महीने का तो खर्चा कर चुका हूँ, लेकिन पिछले महीने का कर्जा कहाँ से चुकाऊंगा? तो इन सबों को देखते हुए दिल्ली में सरकार, दूसरी आप पार्टी की सरकार है, लेकिन मैं एक साधारण उसमें बात कर रहा हूँ कि नेताओं की इन जनरल क्या टेंडेंसी, क्या बिहेवियर है। अगर जनता का ख्याल रखते हैं, आप कह रहे हैं आज पूरा विश्व महंगाई की मार से और इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। बड़े बड़े देश, अमेरिका, यूरोप के सारे देश, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, आप किसी भी देश को देख लीजिए, सब कंट्रीज का आर्थिक उस व्यवस्था जो है, ढांचा काफी चरमराया हुआ है। भारत 145 करोड़ की आबादी का देश और सारे के सारे विश्व के धर्म के लोग इसमें रहते हैं, फिर भी अपनी अर्थव्यवस्था को सरकार काफी हद तक संभाल करके चल रही है। लेकिन इस पे और कार्य करने की जरूरत है, जनता की समस्या के, जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्या को सुनना और उनकी समस्या का हल करना। ये बिल्कुल सही बात है रत्नाकर जी। सर, मानते हैं कि आपने डेवलपमेंट किया है, मानते हैं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया है, ये बहुत लोग मानते हैं, लेकिन सर देखा जाए महंगाई से जनता परेशान है, बेरोजगारी से जनता परेशान है। मानते हैं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा किया योगी आदित्यनाथ ने, जिसकी लोग तारीफ भी करते, काफी चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन धरातल पर देखा जाए सर, आज भी लोग जॉबलेस हैं। तो देखा जा रहा है कि ये तमाम बातें आपके ऊपर निकल कर आती है और यही देखा जा रहा है कि वोटरों की नाराजगी यही होती है, इसलिए आपकी सीटें सरक जाती हैं।
निश्चित रूप से जो रोजगार के बारे में आप बात कह रहे हैं, इस पे काम किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए तमाम इन्वेस्टर समिति की है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समितियों का जो है संगठन बनाया और देश विदेश से, ताकि इन्वेस्टर्स लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें और रोजगार के अवसर जो है क्रिएट करें। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं आपको, देश में सीमित सरकारी नौकरियां और हमारे देश की जनसंख्या जो है 140-145 करोड़ हो चुकी है। लगभग 40 करोड़ के करीब युवा यहाँ पे रहते हैं और 40 करोड़ कोई भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार जो है 40 करोड़ सरकारी नौकरी क्रिएट नहीं कर सकती। इसलिए हम रोजगार से एक कदम आगे बढ़ करके स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े और देश में औद्योगिक विकास हो, उद्योग धंधे अपने राज्य में आए और लोगों को स्वरोजगार मिले। ये हमारा इंटेंशन है, जिससे हम लोगों ने मेक इन इंडिया तमाम सारी चीजें हैं जो है देश में लेकर आए। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं न कहीं दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है। तभी तो आपने देखा कि हमारा देश 11वें नंबर की विश्व में अर्थव्यवस्था से आज जो है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले दिनों में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। मेरे कहने का मतलब है कि हम युवाओं के हाथ में रोजगार देना चाहते हैं, स्वरोजगार देना चाहते हैं, ताकि देश को वो आगे बढ़ाएं। सिर्फ आप 20 लाख 30 लाख भर्तियां खाली है या जिसके लिए हम भर्तियां करने की प्रक्रिया भी चालू करनी है, उन्हीं को विपक्ष लेकर अगर बैठ करके हमारे ऊपर आरोप लगाएगा तो ये तर्क संगत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्वरोजगार में तमाम लोगों को हाथ में भी है, उनको नौकरियां। मैं आपको रोकना चाहूंगा, तीसरी चीज यहाँ आपने कहा 11वीं से अर्थव्यवस्था 5वीं हुई, 5वीं से 3री की ओर अग्रसर है। मैं आपकी सब बातों से सहमत हूँ कि 11 से 5 और 5 से 3री की तरफ अग्रसर है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक आम जनता जो एक भारतवासी है, जो युवा वर्ग है, जिसने अपनी शिक्षा हासिल की, माता पिता ने उसकी शिक्षा, बिल्कुल यही सवाल सर मैंने किया था इनसे, और वो रोजगार नहीं ले पा रहा है, तो अपना खर्चा किस तरह सर चलाएगा? के बच्चे को पढ़ाया उसका बिल्कुल सही सवाल है। यही सवाल मैंने आपसे किया था रत्नाकर जी, कि गांव के लोगों को नहीं पता जो पढ़कर गए कि आपकी इकोनॉमी क्या जा रही है, इन्फ्लेशन रेट क्या है। उनको जब उनका बेटा किसी नौकरी में लगेगा, उसको जॉब मिलेगी, उनको तब मतलब पड़ेगा कि उनके हमें पैसा कमा कर लाएगा, खाना बनेगा, बेटी की शादी हो पाएगी। उनको तब पता पड़ेगा कि सरकार हमारे साथ है। जो बच्चे 12th पास आउट हैं, ग्रेजुएशन कर ली है, घर बैठे हैं, उनके माँ बाप को सरकार के प्रति बहुत नाराजगी है। वो कहते हैं भैया वैकेंसी आप लोग निकालते ही नहीं हो, कहाँ जाएंगे? ना केवल 12th पास हैं, BA, MA, MPhil, PhD पास लोग हैं। एग्जैक्टली सर, मैं बोल रहा हूँ ना, ग्रेजुएशन पास आउट भी है सर, ग्रेजुएशन पास आउट भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, घर बैठे हैं सर। नाराजगी होना लाजमी है सरकार के प्रति आप लोगों के, कि अगर जॉब निकली नहीं आपके यहाँ, अगर कोई पेपर कंडक्ट होता है तो उसमें आप लोग घपला हो जाता है, हेरा फेरी हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, पारदर्शिता बिल्कुल बचती नहीं है। तो सरकार पर सर सवाल उठेंगे रत्नाकर जी, और सवाल उठना लाजमी भी है। बिल्कुल विपक्ष का कर्तव्य होता है जो है वो सरकार के ऊपर जो कमियां हैं वो उसको उजागर करना, लेकिन विपक्ष का कर्तव्य सर, हम विपक्ष के नहीं है सर। एक सेकंड रत्नाकर जी, किसी विपक्ष का सवाल नहीं है, ना ये अशोक जी का सवाल है, ना ये सुशील पासी जी का सवाल है। आम जनता की आवाज का सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आम जनता को ये कोई मतलब नहीं कि इन्फ्लेशन रेट क्या जा रहा है, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। उन जनता को ये मतलब है कि भैया हमको रोजगार मिले, टाइम पर सैलरी मिले, पैसा मिले, जिससे हमारा घर चल सके। सर, ये उनका सवाल है। आम जनता को कोई मतलब नहीं कि अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट क्या है और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या है। जब आपसे ये बड़ा प्रश्न हो जाएगा तो दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जरा मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा था जो बसंतर अभी मैंने शुरू किया, फिर आपने अपना क्लैरिफिकेशन देना शुरू किया। मैं यही कह रहा था कि देखिए विपक्ष जो है वो अपना धर्म निभाता है और जो सरकार की जो त्रुटियां होती हैं उसको उजागर करके सामने लाता है, और सरकार और विपक्ष भी वही काम करेगा ना, आम जनता की समस्या को लेके आएगा ना। विपक्ष थोड़ी अपना व्यक्तिगत कोई समस्या लेकर के आएगा, क्योंकि जनता का अगर मुद्दा नहीं उठाएगा तो जनता के बीच में जाएगा कैसे? तो अल्टीमेटली वो जनता का ही मुद्दा लेकर आता है विपक्ष, और उसी पे मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए आज विपक्ष जो है कहीं न कहीं
सारी परिस्थितियों को, अब ये बताइए, दिन प्रतिदिन जो है परिस्थितियां हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर लूं तो 3 साल हमारे कोरोना पीरियड में चले गए थे और आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश ने त्रासदी झेली थी पूरी तरह से। लेकिन फिर भी हम उस कोरोना त्रासदी से बाहर निकल के अपने तरफ से जितना अधिक से अधिक हो सकता है हम त्रासदी सर आपके लिए नहीं थी, त्रासदी पूरी दुनिया के लिए थी सर। त्रासदी आपके लिए नहीं थी सर, त्रासदी पूरी दुनिया के लिए थी कोविड। उसमें हम भी थे ना, एक उत्तर प्रदेश की भी सरकार थी, लेकिन हमने क्या किया मैं वही बता रहा हूँ आपको। हमने क्या हमने वो अच्छा करा। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं पूरी बात कह नहीं पाऊंगा। आप एक सेकंड आशुतोष जी आपके पास आएंगे। आशुतोष जी आपके पास आएंगे। रत्नाकर जी जल्दी से अपनी बात को रखिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, आज जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद भी 2016 के बाद 2016 तक जो प्रति व्यक्ति आय 46,000 रुपए थी, आज उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय जो है 94,000 रुपया हो चुका है। और जो बेरोजगारी दर 2016-17 में था वो था 17.5%। मैं ये बोल रहा हूँ 17.5% तभी था। आज बेरोजगारी दर जो है घट करके लगभग 3% के करीब आ चुकी है। तो कहीं न कहीं हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। हमने कहीं, आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में बात कर प्रेरित जब देखा गया कि 2016 में उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14वें नंबर थे पूरे देश में। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को आकर्षित कर रही है, सुविधाएं दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर क्रिएट किए जा सके, रोजगार लोगों को मिल सके। तो ये सारी आपके पास सरकार कर रही है। ठीक है सर, ठीक है। रत्नाकर जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ सुशील पासी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? ठीक है सर, बहुत देर बाद आपसे संपर्क हो पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। सुशील जी, सवाल सर मेरा आपसे यह है कि आज देखा गया कि बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आए 7 राज्यों के 13 में से 10 पर इंडिया अलायंस ने जीत की है। राहुल गांधी का भी ट्वीट आया, बधाई दी है सभी कार्यकर्ताओं को। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पे तमाम आरोप लगाए। हालांकि बात की बात है, आपके नतीजे काफी राहत देंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आगे चल के इलेक्शंस भी हैं। और क्या वजह रही इस प्रकार के नतीजे बाई इलेक्शंस में आपके आए? कौन से फॉर्मूला पर आपने काम किया जिससे आपको ये नतीजे इस प्रकार से देखने को मिले? देखिए, ऐसा है कि सुनील जी, सबसे बड़ी बात है कि देश में जो सरकारें होती है वो इसलिए बनाई जाती है कि देश की आम जनता को हम वो मुहैया कराना चाहेंगे जिससे उनकी जिंदगी आसान हो सके। भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल एक ऐसा मॉडल लेकर आए जिसमें पूंजीपति और उद्योगपति को कैसे उनकी आसान जिंदगी हो सके, उनको कॉर्पोरेट टैक्स में कितनी माफी दे सके, उनका कर्जा कैसे माफ कर सके। लेकिन देश का जो आम जनमानस है वो अपने बच्चे के लिए शिक्षा चाहता है, वो अपने बच्चे के लिए रोजगार चाहता है, वो अपने बच्चे के लिए अगर बीमार हो जाए तो अस्पताल चाहता है। इन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया। आयुष्मान कार्ड एक ऐसी योजना है जिसमें गांव का गरीब आदमी जिस तरीके से प्रताड़ित हो रहा है, जिसको आम जनता भुगत रही है, इनके अस्पतालों में निरीक्षण करने का समय नहीं है। तो आम जनता ये चाहती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर परीक्षा दे, तो परीक्षा ऐसी परीक्षा हो जिसमें शुचिता हो, उसको नौकरी मिल सके समय पर, बच्चे तैयारी करते हैं। ये आम जनता की जिंदगी से ये कोई सवाल हल करना नहीं चाहते हैं। ये ऐसी सवाल हल करना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में डंका बजा रहे हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, और जबकि सच्चाई ये है कि भारत का आम जनमानस जो है वो लगातार किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, छात्र हो, नौजवान हो, वो तिल जो है प्रताड़ित हो रहा है। आप देखते हैं जब परीक्षा लीक होती है तो किस तरीके से अभिभावक परेशान है, बच्चे किस तरह से परेशान है, और परीक्षाओं में इस तरह से घोटाला किया जा रहा है कि हाईकोर्ट कह रहा है कि ये जो आपने PCSJ की परीक्षा कराई है उसकी परीक्षाओं की जब वो कापियां चेक करता है तो एक महा घोटाला के रूप में निकलता है। तो ये कोई मॉडल नहीं है, ये गुजरात मॉडल इस देश को लूटने का मॉडल हुआ है, जिसमें इस देश के पूंजीपतियों से पैसा लेना है और पूंजीपतियों के साथ साथ इनको पूंजीपतियों का कर्जा माफ करना है। यानी पैसा लो और पैसा बनाओ। भारतीय जनता पार्टी के नेता मजबूत हो गए लेकिन देश कमजोर हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।
ठीक है सर, आप मानते हैं कि आपके 5 राज्यों में आपको चुनाव के नतीजों में बढ़त मिली है। हम इसको जीत नहीं कहेंगे सर, हम इसको कांग्रेस को बढ़त कहेंगे। अब आने वाले टाइम में सर 10 राज्यों के 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन से उपचुनाव होने वाले हैं। उसके बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर तैयारियों में सभी पार्टियां अभी से जुटी हुई हैं। उसमें इसका कैसे फायदा ले पाएंगे आप, कैसे फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, इस समय धरातल पर सरकार नहीं है। गरीब किसान मजदूरों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, थाने में लोग IGRS करते हैं। सर मैंने सवाल आपसे क्या किया? मैंने सवाल आपसे नहीं किया, मैंने आपसे ये कहा जो रिजल्ट आया है, नतीजे आए हैं सर, उसका बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, असर क्या, ये तो इंडिया गठबंधन जो अभी लोकसभा के चुनाव में आपने परिणाम देखे हैं, और यूपी में मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी घोसी का जो चुनाव हुआ था वहां से जो सिलसिला चल पड़ा, तो ये जो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बना है और इसी के बलबूते पूरे देश में, देश के कोने कोने में भी आपने देखा लोकसभा का चुनाव आया और आपने ये चुनाव भी देख लिया। तो इसका असर ये होगा कि लगातार जहां जहां भी बाई इलेक्शन होंगे, इंडिया गठबंधन के लोगों को बढ़त मिल रही है, उनका मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है और लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है। जनता चाहती है कितनी जल्दी हम उत्तर प्रदेश की सरकार से छुटकारा पाएं। 27 की तैयारी भी साथ साथ में कर रहे हैं, उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अभी हरियाणा का जब चुनाव होगा तो वहां भी आप देखेंगे परिणाम। तो जनता हर तरीके से हर चुनाव में अब भाजपा को और एनडीए को निश्चित तौर पर जो है मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन को आपको लगातार सफलता मिलेगी। पासी साहब, ये आप लोगों का इंडिया अलायंस बना था, आप लोगों ने कहा था कि हमने ये अलायंस इसलिए बनाया है कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, वो आप थर्ड टर्म में उनको रोक नहीं पाए। अब आगे चलकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, तो ये इंडिया अलायंस जो आप लोगों का 28 लोगों का है, क्या ये सभी लोग मिलकर इकट्ठा लड़ेंगे सर? क्या अलग अलग हो जाएंगे? क्योंकि देखा गया था आम आदमी पार्टी ने यहाँ अलायंस कर लिया था, पंजाब में अलायंस नहीं किया था, बहुत सी जगह ऐसा हुआ कि यहाँ अलायंस वहां अलायंस नहीं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसी रणनीतियां बनी कि पंजाब में हम अकेले अकेले लड़े, तो उसका परिणाम आपने देखा। तो मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने का मामला नहीं है, ये इस देश में सरकार बदलने का मामला था, जिसको जनता ने संविधान बचाने से लेकर के और इस देश में एक नया सरकार बदलने का मतलब नरेंद्र मोदी को हटाना सर, बात तो एक ही है ना सर। नरेंद्र मोदी का जो अहंकार था वो काफी कुछ आप जानते हैं कि जब 240 पर आ गए हैं तो नरेंद्र मोदी का जो अहंकार था वो काफी 240 पर भी आए, फिर भी आप लोगों से अकेले बीजेपी आपके पूरे गठबंधन से आगे है सर। अगर देखा जाए पूरे इंडिया अलायंस की सीटों को जोड़ लो और बीजेपी की 240 जोड़ लो, फिर भी आपसे आगे हैं सर। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अहंकार उनका टूट गया सर? ये मान सकते हैं कि उनको लॉस हुआ है, सीटें उनकी डिक्लाइन में, वोट बैंक उनका गिरा है, लेकिन अगर आप अपने आप से कंपेयर उनको करेंगे सर, तो वो आपसे अभी भी आगे है सर। दल एकता कांग्रेस का खाता किस तरह से फ्रीज किया गया था, आप जानते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में दलों को तोड़ा गया। यानी ऐसे कोई पिच हमारी बराबर नहीं थी। आप समझिए किन किन परिस्थितियों में विपक्ष ने चुनाव लड़ा है और जनता ने किस तरह से साथ दिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक जो इन्होंने नैरेटिव बनाया था कि नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता, जनता ने इसका जवाब दे दिया है और उत्तर प्रदेश में बखूबी जवाब दिया है। पासी साहब, और भी चुनाव होंगे। पासी साहब, मैं इसलिए सवाल को कर रहा हूं, जरा आप सुनने की कोशिश कीजिए। ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले, तो अखिलेश यादव के क्या शब्द थे कांग्रेस को लेकर सभी को पता है। किस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लेकर अखिलेश यादव ने क्या बोला था, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। और अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 2 सीटें मांगी थी, उस पर लेकर कांग्रेस ने क्या कहा था ये भी सबको पता है। विधानसभा आप लोगों ने कहा था साफ तौर पर जो हमारा अलायंस है वो ये है कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर अब सर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और आगे चलकर बाई इलेक्शन है। हालांकि बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट आ रही है कि आप कांग्रेस को 2 सीटें दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी, जिसके बदले समाजवादी पार्टी और राज्यों में सीटें मांगेगी। जल्दी से सर मुझे जाना है और गेस्टों के पास। नहीं, मेरा तो अपना ये मानना है कि जो इंडिया गठबंधन है वो देश और संविधान को बचाने के लिए बनाया गया है और आगे ही इंडिया गठबंधन चलता रहेगा। और सीट शेयरिंग का मामला जो होता है वो देश के
हमारे जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं वो तय करते हैं और बहुत आसानी से ये नेतृत्व जो है सीट शेयरिंग की बात करते रहेंगे। गठबंधन ऐसे चलता रहेगा और आप देखेंगे कि अन्य राज्यों में भी ये इंडिया गठबंधन चलता रहेगा। ठीक है अशोक जी, रत्नाकर जी ने कहा कि 10 की 10 सीटें हम लोग अच्छे से जीतने जा रहे हैं, जो खामियां हमारी रह गई उसको कंप्लीट करने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है और जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए, चाहे वो दलित वोट बैंक हो, चाहे वो जनता नाराज हुई, वो सारे फॉर्मूले पर योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है और कह रहे हैं कि 10 की 10 लोग 10 से 10 बाई इलेक्शन में जो सीटें विधानसभा की हैं वो हमारे पक्ष में आएंगी। अशोक जी कैसे टक्कर दे पाएंगे? अखिलेश यादव जब पीडीए की बात कर रहे हैं तो ये तो कह रहे हैं कि 10 की 10 हम छीनने जा रहे हैं। मैं सुनील जी इनको दूंगा कि 10 की 10 सीटें लेकर मैं सर मैं खुद आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं वही सवाल करूंगा जो आप कह रहे थे सर। आता हूं सर आपके पास आशुतोष जी। भारतीय जनता पार्टी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ फिर आप आगे जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी इसी मुगालते में रहे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं उसको साधुवाद देता हूँ कि ऐसे ही वो सोचती रहे कि 10 से 10 सीटें जीत जाएंगे, ऐसे ही सोचती रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें अच्छा है। वो अपनी समीक्षा ना कर पाए, हम चाहते हैं भाजपा अपनी समीक्षा ना कर पाए, अपनी कमियां ना ढूंढ पाए, मुगालते में रहे, गलतफहमियों में रहे और अब अभी भी अहंकार में जिए। शिवपाल यादव जी को जिम्मेदारी दे दी गई इस बाई इलेक्शन की, मैंने सुना सूत्र बता रहे हैं शिवपाल यादव जी को जिम्मेदारी दे दी गई है। सच्चाई ये है, सच्चाई सुनिए, सच्चाई ये है कि जो आप अभी कह रहे थे 246 की बात कर रहे थे, भाजपा को बहुत बड़ा बता रहे थे आप। सच्चाई ये है 2014 में भाजपा क्या थी, 2019 में भाजपा क्या थी। भाजपा सरकारें थी 400 पार का नारा दे रही थी इस बार और 240 पे लाके हमने खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी ने अपने दम पे खड़ा किया इंडिया गठबंधन के साथ। इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दम था, ये उनकी सोच थी, ये उनका तरीका था ये कि उन्होंने जनता को अपने से जोड़ा और उत्तर प्रदेश में इनको रोक दिया। उत्तर प्रदेश ने रोका है टोटल, और उत्तर प्रदेश की हवा आज पूरे देश में है। माननीय अखिलेश यादव जी का कद इतना बढ़ गया है, राष्ट्रीय छवि इतनी बढ़ गई है कि उनकी डिमांड पूरे भारत में है। आज इसमें सच्चाई ये है अखिलेश यादव की डिमांड पूरे भारत में हुई है। सुनील जी आप भी जानते हैं किस तरह से हमारा जो लक्ष्य था उन्होंने पूरा किया। तो नेता विपक्ष बनवा देते सर उनको, सरकार बनी है, नेता विपक्ष बनवा देते सर ना उनको। फिर आज बैसाखियों पर टिकी सरकार बनी है। आगे बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे आता हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो बहुत ताकतवर तरीके से हम लड़ने जा रहे हैं। 10 की 10 सीटें हम जीतते जा रहे हैं। कांग्रेस तो ये कह रही है कि राहुल गांधी की पूरे देश में डिमांड है, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव की पूरे देश में डिमांड है। जनता कंफ्यूज ना हो जाए सर कहीं। राहुल गांधी जी की अपनी अलग तरह की डिमांड है और माननीय यादव जी का पीडीए का डिमांड है, जो कि पूरा का पूरा देश में सर्वोच्च नेता है। इसमें माननीय यादव जी अकेले नेता है जो कि पीडीए का आह्वान किया है। पिछड़ा दलित वर्ग पूरा उनके साथ में है, देश का दलित वर्ग साथ में है, पिछड़ा साथ में है, अल्पसंख्यक साथ में है। आज पूरी नहीं, ये बात तो सर आपकी मानेंगे, दलित आपके साथ में। हाँ, आप लोग इसमें सक्सेस हो गए, दलित वोट बैंक आप ले गए, इसमें आप सक्सेस हो गए, नो डाउट। दलित आप ले गए, अल्पसंख्यक आप ले गए, और ये नो डाउट है। और आज देखा गया कि जी जल्दी से हम कह रहे हैं पीडीए उखाड़ के फेंक देगा भाजपा को उत्तर प्रदेश में 2027 में उखाड़ेगा और 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, पीडीए के दम पर जीतने जा रहे हैं और उनको उखाड़ने जा रहे हैं पूरी तरह से। ठीक है रत्नाकर जी, फाइनल कमेंट आपका सर, जल्दी से, समय मेरे पास बहुत कम रह गया, सभी से फाइनल कमेंट लेना मुझे। कम से कम 1 मिनट तो दीजिएगा। देखिए, ये जनता इसी तरह से कंफ्यूज है। अभी ये जिस पश्चिम बंगाल की मेरी आवाज आ रही है सुनील जी? बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ रही है सर, बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ रही है रत्नाकर जी। ये जनता देखिए, जनता इन लोगों पे जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो कितना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि अखिलेश यादव जो है वो पूरा देश उनको चाहता है और कांग्रेस वाले जो है राहुल गांधी को चाहते हैं। तो वैसे ही पश्चिम बंगाल में अभी जीत की खुशी जो मना रहे हैं, जो चेहरे पे दिख रही है इनके, मैं यही कहना चाहूंगा कि अधीर रंजन चौधरी जी जो है कांग्रेस के, यही अभी कुछ दिन पहले ही टीएमसी की सरकार को वहां पे कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है पश्चिम बंगाल में। अब भैया, अब कांग्रेस पार्टी वाले मुझे ये बता देंगे कि जो उनके नेता कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है,
और वह पार्टी जीतती है वहां पे, तो उससे खुशी मनाना चाहिए कि दुख व्यक्त करना चाहिए, ये जरा मुझे बता देंगे कांग्रेस पार्टी के नेता जो यहाँ बैठे हैं। और अभी दूसरी चीज मैं यही कहूँ, ये बड़े बड़े दावा कर रहे थे अभी कांग्रेस पार्टी के यहाँ प्रवक्ता, ये उसी तरह दावा कर रहे थे जिस तरह से राहुल गांधी अभी लोकसभा चुनाव में कह रहे थे पूरे मीडिया के सामने, ये लिख के दे रहे थे कि मैं लिख के दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। पत्रकारों को कह रहे थे कि नोट कर लीजिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ नरेंद्र मोदी जी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और देखिए हुआ क्या, तो ये मुखालफत में कौन है, ये पूछ लीजिए इनसे, भाई साहब यहीं बैठे हुए हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, और सारी चीजें हैं बहुत सारी, मैं देखिए संविधान कह रहे हैं, ये उस चीज पे बात कह रहे हैं कि संविधान को हमने बचा लिया। अरे भाई, संविधान को खतरे में डालने वाले, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले आज ये कहते हैं कि हमने संविधान को बचा लिया। जिसने इस देश के संविधान को न मानते हुए इस देश में इमरजेंसी थोप दी, जिसने 80 बार संविधान में बदलाव किया, जिसने 90 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, जिसने देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया, लाखों लोग जेल में ठूस दिए, ऐसे लोग कह रहे हैं कि आज हम संविधान बचाने में कामयाब हो गए। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? संविधान को धक्का बताने वाले आज संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। ठीक है अशोक जी, फाइनल कमेंट, कौन संविधान के साथ चल रहा है? अशोक जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर। जी देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता आज हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने आज निर्णय कर लिया कि भाजपा को उखाड़ के फेंकना है। 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, 2027 भी जीतने जा रहे हैं, और देश में भी अन्य प्रदेशों में भी चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। वहां पर भी अपना परचम लहराने जा रहे हैं। पूरा देश आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाह देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज हमारी ताकत बहुत बड़ी है, आज हम देश में भी ताकत है, 10 सीटों पर बाई इलेक्शंस भी हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है सर, अवधेश जी, फाइनल कमेंट आपका सर जल्दी से। सुशील जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कांग्रेस मुक्त का नारा देते देते इतनी बौखलाहट आ गई है कि आज राहुल गांधी से इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के जमाने के सवाल पूछ रहे हैं। अरे वर्तमान में 50 साल बाद आप अब वर्तमान में दीजिए कि आज आपने देश का हाल क्या कर रखा है। जननायक राहुल गांधी जी अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने संघर्ष के लिए और एक नई राजनीति के लिए जाने जाते हैं, और पूरा देश उनको जननायक के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है। रही बात है भारतीय जनता पार्टी को अपने 10 साल के कार्यकाल की बात करनी चाहिए, और आपको अपना वर्तमान की बात करनी चाहिए। जो स्वर्णिम काल का सपना आपने देश की जनता को दिखाया, वो अन्याय काल के रूप में रहा है। अनुसूचित जात के हो, चाहे पिछड़ी जात के लोग हो, और चाहे आदिवासी लोग हो, जितना उत्पीड़न, जितना जुल्म, अत्याचार आपने इन जातियों पर किया है, वो संविधान बचाने से लेकर देश बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक मिनट भी फाइनल कमेंट आपका सर नहीं है। आशुतोष जी, फाइनल कमेंट सर आपका। समय मेरे पास नहीं है ज्यादा सर, समाप्ति की ओर आगे डिबेट। सुनील जी, कांग्रेस पार्टी अपने बारे में बात करे, भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में, मैं आपसे ये कहूंगा कि आज की जनता पल पल की खबर रख रही है। जो पार्टी कुछ करके दिखाएगी जनता को, जनता उसी को वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में बहुत से कार्य करे, लेकिन यहाँ तक हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देख रहे हैं, वहाँ कुछ कार्य जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हो पाए। इससे कि जनता में रोष है, जनता में असंतुष्टि है, युवा वर्ग नाराज है, उसको रोजगार नहीं मिल पाए जी। मैं कहूंगा कि जनता पार्टी और ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का, रत्नाकर जी आपका, अशोक जी आपका, आशुतोष जी आपका, सुशील जी आपका। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन 10 सीटों पर होने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, उस पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे हैं, और जो खामियां रह गई जनता के बीच में, उनकी उन खामियों को दूर करने के लिए सारे तरीके से काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि बाई इलेक्शंस में कौन किसको पटकनी देता है, और विधानसभा चुनाव में इन नतीजों का क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। और फिलहाल प्राइम एजेंडा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।